वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ये क्रैश कोर्स का जो आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं, उसको करने वाले हैं। तो सवाल जो है कि इधर उधर ना करते हुए डायरेक्ट जो है कि जो मुद्दा पर हम लोग आते हैं कि चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है। अब इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले इनके रॉ मटेरियल के बारे में समझना होगा। देखिए, चीनी उद्योग को कच्चा सामग्री के रूप में गन्ना चाहिए होता है, ठीक है। और गन्ना जो है एक तरह से मौसम के हिसाब से वो उसका उत्पादन हो पाता है, ठीक है। या जो भारत में देख रहे हो, भारत में नहीं, भारत के अलावा कहीं पर भी अगर बात की जाए तो गन्ना का इस सिचुएशन सेम, हर जगह सेम ही है। गन्ना जो है कि एक तरह से कच्चा मटेरियल के रूप में, अगर गन्ना को अगर हम लोग ऐसे सिंपल से तौर पर देखिए कि अगर गन्ना के हम लोग कटाई कर लेते हैं और कटाई करने के 24 घंटे के अंदर उसकी अगर हम लोग पेराई करते हैं तो उससे जो ये रस है या उसके जिससे जूस है वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा। अगर उसी को कुछ दिन हम लोग लेट कर देते हैं तो वो उससे उसके सूखने के चांसेस जो है कि बढ़ जाते हैं। तो यह डिपेंड करता है, यानी कि आपके चीनी के प्रोडक्शन पर यह प्रभाव डालता है, समझिए। तो जैसे मान लीजिए कि यह भारत जो है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चीनी उद्योग का कच्चा माल जो है कि गन्ना ही है, ठीक है। और यह जो है कि एक प्रकार से गन्ना एक भार ह्रास वाली फसल है, ठीक है। खेतों में अगर इसको काट कर एकत्रित करने से लेकर धुलाई की अवधि में अगर इसको सुक्रोज की मात्रा जो है कि सूखती रहती है, जो भी उसके सुक्रोज होते हैं, ठीक है, वो सूखता रहता है। और ये अगर 24 घंटे के अंदर इस तरीके से अगर नहीं किया जाए तो वो उसको इफेक्ट डाल सकता है, उसको वो प्रभावित कर सकता है। इस कारण गन्ने का भंडारण जो है कि लंबे समय तक जो है कि नहीं हो पाता है या नहीं हो सकता है। इसमें एक गन्ना जो है कि एक तरह से मौसमी फसल है और इस निश्चित अवधि में अगर काटा जाता है, अगर गन्ने की पेराई की अवधि निश्चित होती है तो चीनी मिलों के कुछ ही तक चलती है, जिस कारण जो है कि जिसके कारण जो है एक तरह से निर्भर करता है। ऐसे ऐसे सिंपल समझिए ना कि जो भी है चीनी उद्योग वो गन्ना पर डिपेंड है। और गन्ना जब आपका मौसमी फसल है तो मौसमी फसल है तो इस हिसाब से यह भी है कि आपका चीनी उद्योग भी मौसमी उद्योग हो जाएगा, ठीक है। चीनी उद्योग भी एक मौसमी उद्योग की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सीजनल इंडस्ट्री वो भी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड इसके रॉ मटेरियल पर करता है। तो जिस भी तरह के उद्योग है, चाहे वो चीनी उद्योग हो या कोई अन्य उद्योग हो, अगर वो किसी प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है तो वो प्रोडक्ट का नेचर कैसा है उससे उद्योग भी संबंधित हो जाता है। जैसे अब मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि दूध का जो है व्यापार रहता है, इस तरह से उसको कच्चा बिजनेस कहते हैं। जैसे पनीर को हम लोग कच्चा बिजनेस कहते हैं, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे जो पनीर बनता है, जो दूध है, एक तरह से कच्चा मटेरियल है, उसको एक दिन में अगर यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो वो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पनीर जो है कि वो भी आपके कच्चा उद्योग के ही कैटेगरी में आएगा, है कि नहीं? वो कच्चा मटेरियल ही है, तो दूध पर डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरह से कोई अन्य संसाधन पर कोई और उद्योग अगर डिपेंड कर रहा है तो वो उसके स्वरूप के जैसा आपको प्रतीत होगा या उसी के आचरण जैसा वो भी आचरण करेगा, ठीक है। तो यह जो है कि गन्ना एक मौसमी फसल है, ठीक है, जिसके कारण चीनी उद्योग को मौसमी फसल कहा जाता है, क्योंकि वह गन्ने पर ही निर्भर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए, पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए कच्चा माल क्या क्या है। इस उद्योग के कुछ उत्पादों के नाम बताइए। देखिए, पेट्रो रसायन उद्योग किसको कह सकते हैं? तो पेट्रो रसायन उद्योग भी आपको पढ़ाया जा चुका है, ध्यान से पढ़े होंगे, पूरा सेशन अगर किए होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। पेट्रो रसायन क्या मतलब, यानी कि जो भी आपके पेट्रोलियम है, ठीक है, या जो भी आपके खाद्य तेल कह सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके खाद्य तेल है उनके बेसिस पे जिस भी तरह के उद्योग किए जा रहे हैं वो आपको पेट्रो रासायनिक उद्योग होंगे, ठीक है। तो उसके लिए कच्चा माल जो होगा क्या होगा,
खाद्य तेल, खनिज तेल जिसको कह सकते हैं हम लोग, या परिष्कृत क्रूड पेट्रोल हो सकता है जो कच्चा होगा। और पेट्रोलियम, कच्चे पेट्रोलियम से अनेक वस्तुएं जैसे कि प्राप्त किया जाता है। आपको बताया जा चुका है कि अनेक उद्योगों के लिए जो है कि कच्चा माल मुहैया कराता है। ठीक है, इससे सभी सम्मिलित रूप में पेट्रो रासायनिक उद्योग कहेंगे। और परंपरा के अनुसार पेट्रो रसायन में अनेक उत्पाद जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कृत्रिम धागा हो गया, और उससे बनी अनेक चीजों का इस्तेमाल हो गया, दैनिक जीवन में करते हैं। अनेक कुछ उदाहरण है जैसे कृत्रिम रेशम के कपड़े, टूथब्रश, साबुनदानी, पेस्ट का ढक्कन, प्लास्टिक के मग, बाल्टी, रेडियो केस, सनमाइका डिटर्जेंट, बॉल पॉइंट पेन, बिजली स्विच और कीटनाशक, दूध की थैलियां इत्यादि इसमें शामिल है। पेट्रो रसायन उद्योग किसको कहेंगे, समझ में आ गया होगा, और उसके प्रोडक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। या इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो भी आप देख रहे हैं पेट्रो रसायन या जो खनिज तेल के बेसिस पे, ठीक है, जो भी खनिज तेल के या क्रूड ऑयल के बेसिस पे जिस भी इंडस्ट्री की स्थापना की जाती है वो आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहलाता है या पेट्रो रसायन उद्योग कहेंगे। और उस पेट्रो रसायन उद्योग के का काम क्या है, तो पेट्रो रसायन उद्योग का काम है कच्चा मटेरियल प्राप्त करना, कच्चे माल प्राप्त करना, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं। बाकी अन्य उद्योगों के लिए वह जो है रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने का काम करता है। वह रॉ मटेरियल किसको प्राप्त कराता है, जैसे कहने का मतलब है कि जो भी पेट्रोकेमिकल बेसिस इंडस्ट्री है उससे जो भी आप निकालें और उसको हम लोग कैटेगराइज करें तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे आप पॉलीथीन सुने होंगे, नायलॉन के नाम सुने होंगे, ठीक है, डेक्रॉन का नाम सुने होंगे, जिसका क्लॉथ्स वगैरह जो है कि बनाने में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। नायलून को हम लोग लाइलून बोलते हैं, ठीक है। या इसके अलावा जैसे डेक्रॉन हो गया, ठीक है, पॉलीएथीन हो गया जिसका पॉली बैग वगैरह जो है कि हम लोग यूज कर रहे हैं, या तिरपालों में जो प्लास्टिक वगैरह से लगाए जाते हैं वो हो गए, या आपके जो टायर वगैरह हो गए या ट्यूब हो गए, वो सारे के सारे जो है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग के क्या है उत्पाद है, ठीक है। तो इस तरीका से या प्लास्टिक से बने हुआ मग जग देख रहे हैं, जग मग या जो बाल्टी वगैरह होता है वो हो गया, या कुछ जैसे रेडियो के केस हो गया, सनमाइका हो गया, या ऑयल टाइप के डिटर्जेंट्स वगैरह हो गए, ये सब जो है कि ये इस पेट्रो रासायनिक उद्योग के मटेरियल हैं, समझे। तो इस तरीका से बहुत सारे अन्य थैलियां भी बनाए जाते हैं, दूध के पैकेट वगैरह बनाए जाते हैं, या बहुत सारे जो है कि प्लास्टिक वगैरह किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि आधुनिक निर्माण उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आधुनिक निर्माण उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, जो वैसे उद्योग जो बहुत बृहद पैमाने पर किए जाते हैं उनको हम लोग आधुनिक निर्माण उद्योग कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स, बहुत बहुत बड़ी बड़ी मशीनें और भारी पूंजी इसमें लगा होगा, और उत्पादन जो है कि बड़ा पैमाना पर, प्रोडक्शन जो है कि बहुत बृहद पैमाने पर होगा। इन उद्योगों में अनेक विशेषताएं होती है। इसमें उत्पादन की विधि हो गया, या आपका कौशल का विशिष्टीकरण हो गया, मशीनों का उपयोग हो गया, प्रौद्योगिकी अभिनव परिवर्तन या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सहयोग जो है कि उत्पादन का वाह स्रोतीकरण, परिष्कृत और उच्चतम प्रौद्योगिकी के उत्पादन, भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग, विशाल संगठन इत्यादि इसमें क्या है, सम्मिलित है, ठीक है। तो आधुनिक उसकी विशेषताएं यही हो गई, ठीक है, कि जो पहले ये चीज समझिए कि आधुनिक निर्माण उद्योग किसको कहेंगे, तो जो बहुत बड़े बड़े उद्योग होंगे जिनमें मशीनों का प्रयोग होगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, बहुत बड़ा पूंजी का उसमें निवेश होगा, और उत्पादन जो है कि बृहद पैमाने पर जब होंगे तो उन उद्योगों को हम लोग आधुनिक उद्योग के कैटेगरी में रखते हैं। तो आधुनिक उद्योग जो है कि आधुनिक उद्योग में जनरली जो है कि मशीनें वगैरह का भी प्रयोग लिया जाता है, ठीक है, या टेक्नोलॉजी हो गया, या बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो हेल्प हो गए, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनके उत्पादन का वह स्रोतीकरण हो गया, या उस मतलब हाई टेक्नोलॉजी के उत्पादन हो गया, भारी मात्रा में ऊर्जा का जो उपयोग हो गया, विशाल संगठन जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस हिसाब से यह जो है कि एक विशेष हो जाते हैं, और यही इनकी विशेषताएं हैं। गॉट इट? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कि भारत के 8 बृहत औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। भारत के 8 बृहत औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताना है। ओके, भारत के 8 बृहत औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखने के लिए यहाँ कह रहा है। देखिए, हम लोग अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख लेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि हम लोग उद्योगों के जो भी प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश भारत में, हम लोग उसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं और फिर थोड़ा सा आगे आएंगे तो ज्यादा थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बिफोर आजादी यानी कि भारत के आजादी से पहले थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में सबसे पहले जो है उद्योग आपके कलकत्ता, मुंबई, ठीक है, गुजरात, 3 जगह पर उद्योग देखे गए। ठीक है, या उसको माना जाता है प्रमुख क्षेत्र। अगर माने हम लोग, ऐसा नहीं है कि उद्योग बहुत जगह नहीं हो रहे हैं, बहुत जगह हो रहे थे, बट प्रमुखता से जो जोन है, इंडस्ट्री का जोन क्रिएट हुआ है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया जो बना, इंडस्ट्रियल रीजन जो बना भारत आजादी से पहले, जो है कि आपके 3 ही बड़े पैमाने पर थे। एक आपका कलकत्ता था, एक आपका बंबई था, एक आपका गुजरात था। ठीक है, लेकिन कालांतर में या आते आते आफ्टर आजादी यानी कि भारत के आजाद होने के बाद भारत में 8 जो है कि बृहत स्तर पर औद्योगिक प्रदेश निकल करके आए। ठीक है, जिसको केंद्र बनाया गया, और इन जगहों से भारत में विभिन्न प्रकार से, यानी कि भारत के मैप लीजिए और उस पर देखिए कि किन किन जगहों पर जो है कि औद्योगिक प्रदेश है, या उनकी प्रमुख है जो एरिया को कंट्रोल करते हैं। हम लोग एरिया को बांट सकते हैं 8 जोनों में। ठीक है, तो उन 8 जोनों में है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। ठीक, एक आपका कौन हो गया, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। तो मुंबई पुणे जो है आपका, जो भी महाराष्ट्र साइड वाला जो भी होगा, ठीक है, या जो भी पुणे हो गया, या इसके तरीके जैसे मुंबई में जैसे आप महाराष्ट्र के ले लीजिए, विदर्भ वाला एरिया ले लीजिए। ठीक है, या इसके अलावा मुंबई में बहुत सारे और भी हैं, जैसे रत्नागिरी के नाम सुने होंगे। ठीक है, तो रत्नागिरी हो गया, या इस तरीका से जो भी है वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो उन जगहों पर बहुत सारे उद्योग स्थापित हुए हैं। ठीक है, बड़ा से बड़ा उद्योग और छोटा से छोटा उद्योग। हुगली वाला आ गया, तो हुगली जो है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश, तो हुगली औद्योगिक प्रदेश में जो भी आपके वेस्ट बंगाल वाले साइड है वो सब हो जाएंगे। ठीक है, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश है तीसरा नंबर, तो जो आपका बेंगलुरु साइड वाला होगा उसके अंतर्गत ये हो जाएंगे। गुजरात औद्योगिक प्रदेश है एक स्पेसिफिक, तो गुजरात में जो भी है, जिस भी तरीके के सूती मिल उद्योग हो, या अन्य मटेरियल बेसिस उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, या आपके चमड़ा उद्योग हो, या आपके जूट उत्पादन का केंद्र रहा हो, या जो है कि आप मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग जो है कि इन क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेगा। जैसे छोटा नागपुर के पठार वाला जो प्रदेश है, एक उसमें बांटते हैं 5वां नंबर। विशाखापट्टनम और गुंटूर प्रदेश है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश वाला जो भी इलाका है वो सब पूरा इसमें समाहित हो जाता है। जैसे गुड़गांव, दिल्ली और मेरठ प्रदेश है एक, तो जो भी है आपके गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ प्रदेश। ठीक है, तो ये इन साइड वाले जो भी आपके हरियाणा और दिल्ली जो है, यूपी वगैरह जो भी है, यह इसमें सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, जैसे कोल्लम, तिरुवनंतपुरम जो है कि प्रदेश है, तो इन 8 जोनों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। इन 8 बृहत औद्योगिक प्रदेश हैं भारत में, और इन्हें भारत से यानी कि एक तरह से जोन बना दिए गए हैं, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आएंगे। ठीक है, जैसे हुगली में भी आएगा, वैसे बेंगलुरु चेन्नई में भी आएगा, गुजरात औद्योगिक प्रदेश में भी आएगा, छोटा नागपुर प्रदेश में भी आएगा, विशाखापट्टनम, गुंटूर में, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ में, और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम में भी क्षेत्र होंगे। अब इन क्षेत्रों में क्या किया जाते हैं, ये चीज सुनिए। जैसे आपके हर तरह से, जैसे चूड़ी उद्योग, ताला उद्योग, कागज उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, ठीक है,
आपका लौ अयस्क उद्योग, आपके जो भी है यानी कि जो मिनरल बेसिस उद्योग है वो हो सकते हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट बेसिस एक तरह से वुड बेसिस उद्योग है वो भी हो सकते हैं, ठीक है, या फूड बेसिस उद्योग है वो भी हो सकते हैं। तो किसी भी तरह के उद्योग जो है कि हर जगह पर विद्यमान है और यही 8 जोन जो है, ठीक है, भारत के 8 बृहद क्षेत्र हैं जो औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वैसे पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, रख लीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन सिटी है, ये तो है, जग जाहिर है कि बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन सिटी है, ठीक है, लेकिन है तो है क्यों? अब ये सवाल उठता है, तो सवाल उठता है भैया कि पहले ये चीज को समझना अनिवार्य है कि जो सिलिकॉन सिटी है या जो सिलिकॉन वैली कह रहे हैं, ठीक है, या जो सिलिकॉन घाटी है, इसको यही कहा जा रहा है, इसको कुछ और काहे नहीं कहा जा रहा है? तो देखिए, तो आप अब बार बार वन लाइनर पढ़ते होंगे, वन लाइनर कि जो बेंगलुरु है भारत का सिलिकॉन सिटी, भारत का सिलिकॉन सिटी कौन है? तो बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन सिटी क्यों है बेंगलुरु? क्यों है भाई? यह जो है कि इसलिए है क्योंकि आईटी के सेक्टर में यह क्षेत्र काफी जो है कि भारत के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यह ज्यादा प्रफुल्लित है, ज्यादा यह क्षेत्र डेवलप है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी बोलते हैं, सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का। तो सिलिकॉन वैली ही क्यों कहा जाता है? अब इसका जवाब जो है, देखिए, एक यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी जो है कि हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसमें उन्नत जो है कि वैज्ञानिक है, इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण है, गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार भारत में बेंगलुरु की सूचना प्रौद्योगिकी या उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है, यहाँ देश का सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर पार्क स्थित है। यहाँ की देसी कंपनियों की अपनी गुणवत्ता के कारण अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली है, जिस कारण बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी तथा सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका का एक सिटी है सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली, उसी के नाम पर यानी कि भारत के जो बेंगलुरु है उसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, ठीक है। या भारत का सिलिकॉन सिटी है बेंगलुरु क्यों? तो उसके कंपैरिजन में यानी कि जो अमेरिका का, जो यूएसए का जो सिलिकॉन वैली है, उसके कंपैरिजन में जितना वहां पर डेवलप हुआ है इंजीनियरिंग के मामले में, या जो आपके रिसर्च है उसके मामले में, या जो है कि आपके इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है वो, या डेवलपमेंट के मामले में, हर तरीका से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में हाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री वहां पे स्थापित किए गए हैं, जिसके कारण जो है कि इसको हम लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को, ठीक है। कट समझ में आया होगा बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। लिख रहा है कि लोहा इस्पात उद्योग के किसी देश औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों? लोहा इस्पात उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों? देखिए, लोहा जो है उद्योग आधुनिक युग का आधारभूत उद्योग है। जितना लोहा मजबूत आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जितना लोहा मजबूत है उतना ही मजबूत आपकी अर्थव्यवस्था भी बनाता है, या डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आधार माना जाता है। आधार नहीं, उसको स्तंभ माना जाता है। विकास के स्तंभ जो है आपके लौह इस्पात उद्योग ही है। जितना मजबूती से वह उसका नेचर है, वह देश की अर्थव्यवस्था के, देश के विकास को बहुत मजबूती से रिप्रेजेंट करने में सक्षम है। क्यों सक्षम है? यह अन्य उद्योगों का जो है कि जनक है। इसी के आधार पर बहुत सारे उद्योग और कल कारखाने, जैसे मशीन जो हो गया, या संयंत्र हो गया, कृषि के उपकरण हो गए, या परिवहन के साधन हो गए, सारे के सारे इसी से बनाए जाते हैं, ठीक है।
इसके बिना जो है कि अन्य उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल पाएगा या कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। लोहे के उपयोग के बिना ना तो हम ट्रैक्टर बना सकते हैं, ना हम ट्रेलर बना सकते हैं, ना हम थ्रेसर बना सकते हैं, ना हल बनेगा, ना कुदाल बनेगा, ना खुरपी बनेगा, ना हसुआ बनेगा, ठीक है, ना आपके अन्य विभिन्न सामग्रियां बनेगी, यातायात के साधन बाधित होंगे, रेलवे की पटरियां नहीं बन पाएंगी, आपके रेल नहीं चलेंगे, आपके वायुयान नहीं उड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं बाधित होंगी, ठीक है, या रेल के डिब्बे नहीं बनेंगे, जलयान नहीं बनेगा, साइकिल और मोटरसाइकिल जो कि नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से इसके इम्पोर्टेंस जो है कि बढ़ जाता है और वो बाकी अन्य सेक्टरों को मूलभूत संरचना प्रदान करने के लिए उसका इस्तेमाल जो है कि मुख्य रूप से किया जाता है। और इसी लोहा इस्पात उद्योग पर जो है आपका अन्य उद्योग टिका हुआ है, या एक तरह से यूं कह लीजिए कि लौह इस्पात उद्योग जो है वो भारत के विकास में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे को खोल रखा है। यानी कि लौह इस्पात उद्योग अगर ना हो तो अर्थव्यवस्था को चौपट होने में कोई देर नहीं लगेगा। जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट होता है वो लौह इस्पात उद्योग के आधार पर ही होता है, चाहे तो वो लौह इस्पात उद्योग डायरेक्ट रूप से बेनिफिट पहुंचाए या तो लौह इस्पात उद्योग जो है कि आपको इनडायरेक्ट रूप से बेनिफिट पहुंचाए, इसमें उसका महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। यानी कि जो भी आप देख रहे होंगे लौह इस्पात उद्योग, तो लौह इस्पात उद्योग जितना लोहा फौलाद है उतनी फौलाद आपकी अर्थव्यवस्था को भी बनाता है और उतना ही फौलादी से उतना ही मजबूती से आपके जो विकास कार्य है उनको संपन्न करा पाता है। तो लौह इस्पात उद्योग जो है इस मायने में बहुत जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसको इग्नोर करना नहीं चाहिए। इग्नोर करेंगे तो व्यवस्थाएं जो है आपके सिस्टम जो है आपके जो तंत्र है वो ध्वस्त होंगे, क्योंकि इसी पर सब टिका हुआ है। आपके जो रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं, रेलवे की पटरियां बनाई जा रही हैं या वायुयान के जो भी अंग बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे लौह इस्पात उद्योग पर ही निर्भर है। अगर ये नहीं लौह इस्पात उद्योग ना होता तो सोचिए क्या होता, तो कुछ नहीं होता है। ये जो हम स्टैंड लगाए हुए हैं ये स्टैंड भी नहीं रहता जिस स्टैंड के थ्रू हम आपको वीडियो पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीका से या जो फैंस वगैरह है वो चल रहे हैं, ठीक है, या बहुत सारे मोटर गाड़ियां चलाए जा रहे हैं, आपके बेड बनाए जा रहे हैं, या आपके जो भी बेंचेज है वो बनाए जा रहे हैं, जो चेयर वगैरह है वो बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जो है कि बड़े बड़े ट्रॉलियां बनाई जा रही हैं, तो वो सब के सारे ना होते, यानी कि सिस्टम जो है कि एक तरह से फेल कर जाता है। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस भी ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। भारत की 1991 ईस्वी की नई औद्योगिक नीति के 3 मुख्य उद्देश्यों को लिखिए। देखिए आपको नई नीति भी पढ़ाया गया जा चुका है, आप फुल वीडियो देखेंगे तो वहां पर ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर भारत की नई और औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई, जिसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला था कि अब तक प्राप्त किए गए लाभ को क्या करना है, बढ़ाना है, यानी कि प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, और इसमें विकृति अथवा जो कमी है उसको क्या करना है, किसमें, यानी कि जो अभी तक की अर्थव्यवस्था है, यानी 1991 से पहले, ठीक है, आजादी के बाद और 1991 से पहले जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें जो कमियां हैं, ठीक है, या जो भी उद्योग नीति लाए गए ठीक देश को विकसित करने के लिए, उन नीतियों में जो कमी है उन नीतियों को या उन नीतियों में जो कमियां हैं उनको या उनमें जो विकृतियां हैं उनको क्या करना है, दूर करना है, ठीक है। और तीसरा है आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना इसका
परम लक्ष्य था या परम उद्देश्य जिसको कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अभी तक समझ में आया होगा कि इसके उद्देश्य क्या थे कि जो भी है अब तक प्राप्त किए गए लाभ उसको बढ़ाना है, यानी कि जो प्रॉफिट का ग्राफ है उसको बढ़ाना है। तो बढ़ेगा कैसे? तो इसमें जो भी विकृति है, जिस भी तरह की कमी आपको दिखाई दे रहा है, उन कमियों को क्या करेंगे? दूर करेंगे। जैसे लाइसेंस लेने में झंझट है तो लाइसेंस का कोई व्यवधान नहीं रहेगा। ठीक है, आपको किसी भी तरीके का रोजगार करना है, आपको किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ छूट वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है, दे दिया जाए। तो इसी तरीके से हम लोगों को बढ़ाना था, लाभ को इनकरेज करना था। ठीक है, और एलपीजी की बात कही गई। ठीक, एलपीजी इकोनॉमी की बात कही गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वंदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में वृद्धि करने की बात कही गई। ये आपके जो 1991 की जो नई आधारभूत न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उनके उद्देश्य थे, उनके लक्ष्य थे, और इन लक्ष्यों की पूर्ति करा भी गया है। और जो भी है, और एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चले कि जो नई औद्योगिक नीति थी उस समय हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आपके पंडित नहीं, ये वो आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह हुआ करते थे। ठीक है, और बीपी सिंह नरसिम्हा राव की जो है कि उस समय सरकार हुआ करती थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। नोएडा एवं बरौनी के महत्व का उल्लेख करिए। देखिए नोएडा जो है आपका गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ के औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, और जो दिल्ली से का है सटा हुआ है, और ये छोटा बाजार है, और उनका उन्मुख विद्युत इंजीनियरिंग के हल्के सामान और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग महत्वपूर्ण है। यह सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक में अपनी पहचान बना चुका है। अब बरौनी बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। यह दक्षिण गंगा और मध्य बिहार के राजेंद्रपुर से जुड़ा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जहां तेल शोधक कारखानों, पेट्रो रसायन, ताप विद्युत, रासायनिक खाद और दूध उद्योग विकसित है। यह उत्तर बिहार का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है। तो इस कहा है सवाल में कि नोएडा और बरौनी के महत्व का उल्लेख करिए। तो आर्थिक रूप से दोनों क्षेत्र का महत्व बहुत बड़ा है। ठीक है, इन जगहों पर औद्योगिक केंद्र स्थापित, इन दोनों जगहों पर औद्योगिक केंद्र स्थापित हुए हैं। जो एक जो है क्या आपका गुड़गांव, दिल्ली और मेरठ वाला जो औद्योगिक प्रदेश है उसमें आता है। ठीक है, और यह जो है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग हो गया या विद्युत हो गया, उसके हल्का सामान हो गया या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो गया, यहाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, और इस तरह के उद्योग वहां पे किए जा रहे हैं। इस लिहाज से रेवेन्यू जनरेट करने में यह क्षेत्र भी आगे है। ठीक है, आपका नोएडा भी, और रेवेन्यू जनरेट करने में आपका जो बिहार वाला एरिया है बरौनी भी है। बहुत सारे यहाँ पर भी उद्योग जुड़े हुए हैं, जैसे तेल शोधक कारखाना हो गया, पेट्रो रसायन हो गया, या ताप विद्युत हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, या जो केमिकल जो है कि खाद वगैरह बनाए जाते हैं वो हो गया, या दूध उद्योग हो गया, यहाँ पर बहुत विकसित है। उद्योग के लिहाज से अगर देखें तो इन दोनों क्षेत्र जो है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना योगदान देते हैं। इस लिहाज से दिल का एक इनका महत्व बढ़ जाता है। तो इसके महत्व का उल्लेख जो है कि इस प्रकार से किया जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल नहीं है। चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए आप एक काम कीजिए, अपने यार दोस्तों को बताते रहिए कि इस तरीका से कोर्स वगैरह आप के लिए डिजाइन किया गया है, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अंत तक बने रहिए, पढ़ के जाइए, और जो है कि अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट।